May I come in, sir? Yes, come in. Good afternoon, sir. Good afternoon. बैठिए. थैंक यू सर. अपना परिचय दीजिए बिना अपने नाम को रिवील किए. जी सर, मैं जैसलमेर ज़िले से बिलोंग करता हूँ. मेरी प्रारंभिक शिक्षा हमारे गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय से हुई. उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT जालंधर से किया. मैं 3 साल बेंगलोर में एज ए डेटा एनालिस्ट मैंने जॉब की है. पिछला मैंने RAS इंटरव्यू दिया था जिसमें मेरी 670 रैंक थी, पर कोई फाइनल अलॉटमेंट हुआ नहीं था. अभी मैं एज ए विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बाड़मेर में लगा हुआ हूँ और मेरी हॉबीज़ मेडिटेशन करना और बैडमिंटन खेलना है. ओके, आपका स्ट्रीम क्या था NIT जालंधर में? सर मेरा स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग था. ओके, और डेटा साइंटिस्ट के तौर पे आपने काम किया, डेटा एनालिस्ट? जी जी सर. ओके, तो आधार कार्ड है, उस पे तो हमारा सारा पर्सनल डेटा होता है. जी. और आधार कार्ड चाहे मोबाइल सिम लो, बैंक में खाता खोलो या जन आधार बनवाओ, इन सब से आपकी जानकारी चली जाती है. जी. तो आधार कार्ड का जो डेटा है, यदि मान लीजिए लीक हो जाता है किसी कारण से, तो क्या क्या चुनौतियां आएंगी व्यक्ति को? सर आधार कार्ड में सबसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हमारी आइरिस की इन्फॉर्मेशन या जो थंब प्रिंट्स होते हैं वो है. उसकी मदद से आप कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो, जहाँ पे किसी और डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखने के लिए जहाँ पे फिंगरप्रिंट्स यूज किए जाते हैं. दूसरी बात है, स्पाइंग के लिए यूज हो सकता है. आप एग्जैक्टली जानते हो कौन कहाँ रहता है और उसके पर्सनल रिलेशंस के बारे में भी आप पता लगा सकते हो, उसकी फैमिली ट्रीज के बारे में भी आप पता लगा सकते हो. तो ये सिक्योरिटी थ्रेट बन जाता है जब VVIPs का भी डेटा लीक हो, तब एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी बन जाता है. कि अभी भारत के अंदर 5G टेक्नोलॉजी के सामने क्या क्या चुनौतियां देखते हैं आप, विशेषकर रूरल में आप काम कर रहे हैं एरिया में? जी सर, 5G की सबसे बड़ी चुनौती है रूरल एरियाज तक उसकी एक्सेस को पहुंचाना. चूंकि 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी एक्सपेंसिव है और पहला ऑफ कोर्स कमर्शियल कंपनीज का फोकस होगा कि अर्बन एरियाज और जो हाईली डेंस्ड एरिया है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचाए. तो बॉर्डर एरियाज है जैसे बाड़मेर जैसलमेर, जहाँ पे जनसंख्या कम है और आपको लंबी दूरी तक केबल बिछाने पड़ेंगे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी सपोर्ट चाहिए हो सकता है. वो एक समस्या है. दूसरी है 5G के साथ जो नई चीज़ें आ रही है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या नए प्रकार के एप्स, गेमिंग हो गया, ये भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को या इसका मिसयूज है, वो भी एक चुनौती है. तीसरा सर, 5G के प्रति जो अवेयरनेस है, डिजिटल अवेयरनेस की अभी भी कमी है और कई सारी सर्विसेज सिर्फ ऑनलाइन ही हो रही है. तो कई लोग डिजिटल लिटरेसी के कारण पिछड़ रहे हैं. ओके, तो उनको भी हमें मेन स्ट्रीम में लाने की जरूरत. ठीक है सर, आप पूछिए. चलिए, आपका बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स का है. जी. अक्सर सुना है वी नो मटेरियल एज कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर्स. जी. Then suddenly this were very flooded with this term semiconductor. जी. ये क्या होते हैं सेमीकंडक्टर्स? सर सेमीकंडक्टर एक तरीके से हम आम भाषा में कह सकते हैं कि जो कंडक्टर जितना चालक नहीं है पर इंसुलेटर की तरह बिल्कुल भी विद्युत का संचालन ना होने दे, ऐसा भी नहीं है. तो सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होते हैं एक नॉर्मल वोल्टेज अप्लाई करने के बाद कंडक्टिविटी देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा भी नहीं होती. उनकी क्या महत्व हमारे जीवन में आजकल बहुत जगह यूज हो रहे हैं? सर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है, वो सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर से मेनली बनी होती है. तो इसमें आप यदि जैसे सिलिकॉन के केस में यदि आप 0.7 वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उससे कंडक्शन शुरू होता है उस वोल्टेज पे. तो आप इससे डायोड, ट्रांजिस्टर और इस प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट है वो बनाते हो और इसी से ही IC और चिप और ये फर्दर डिजाइन होते हैं. कंडक्टर यूज नहीं किए जा सकते? सामान्य कंडक्टर्स जो होते हैं वो भी हमारा अल्टीमेट पर्पस, इनको कंडक्टर के रूप में भी काम में ले रहे हैं, तो कंडक्टर्स को नहीं यूज किए जाते? सर कंडक्टर में हीट लॉस ज़्यादा होता है, वो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा उत्पन्न करते हैं और उसमें जो ऊष्मा है, हीट है, उसका जनरेशन ज़्यादा होता है. तो चूंकि जैसे एक IC में लाखों की संख्या में ट्रांजिस्टर होते हैं तो हीट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है उसमें, वो हीटेड ना हो जाए कंपोनेंट.
तो सेमीकंडक्टर उसके लिए उपयुक्त मटेरियल। ओके, गुड। अभी बात हो रही थी मोबाइल के बारे में, आप कह रहे थे 4G 5G। जी तो इनके नेचुरली 5G इज मोर एडवांस्ड। जी 5G इज बेटर देन 4G इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ है जो भी है इसका यूसेज के हिसाब से। जी इसके जो रेडिएशन के जो इश्यूज हैं वो भी डिफरेंट होंगे या वो दोनों में एक ही रहेंगे? सर इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज ज़्यादा है, जैसे गीगाहर्ट्ज में है, और 4G की फ्रिक्वेंसी रेंज मेगाहर्ट्ज में होती थी। तो रेडिएशन के कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे जो वायुयान है, एविएशन में जो रेडिएशन और फ्रिक्वेंसी यूज होती है उसके साथ इंटरफेरेंस के कुछ इश्यूज हैं। इसके अलावा मानव शरीर पे रेडिएशन का कोई नेगेटिव इफेक्ट अभी तक ऐसा सामने आया नहीं है सर। इसका कोई दूरी से कोई इसका रिलेशन नहीं कि कोई आदमी बहुत टावर के पास में एक्सपोज्ड है लॉन्ग टर्म और कोई आदमी दूर है तो उन पे दोनों पे असर एक ही जैसा पड़ेगा? सर जहाँ तक मेरी जानकारी है इस पे कोई नेगेटिव प्रभाव अभी स्टडीज में आया नहीं है, कॉन्क्रीट प्रभाव कि आप यदि एक्सपोज रहते हो तो उससे आप पे बॉडी पे नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, ऐसा कोई अभी स्टडी हुई नहीं है सर। आपकी एक वीकनेस है टी। जी टी कैसे वीकनेस हो सकती है? सर टी इन द सेंस कि मैं दिन में 4-5 बार चाय पी लेता हूँ, और ज़्यादातर डॉक्टर्स का सजेशन रहता है कि चाय हेल्दी नहीं है, खास करके भूखे पेट। तो सुबह उठते चाय पीना मैं छोड़ना चाहता हूँ, पर अभी तक मैं पी रहा हूँ सर। चलिए, थैंक यू सर। आप जैसलमेर से हैं। जी जैसलमेर में यदि पर्यटन को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा उद्योग में क्या क्या संभावनाएं हैं जिन पर अब तक काम नहीं हुआ है? जी जैसलमेर में सबसे पहले सोनू क्षेत्र में जो लाइमस्टोन मिलता है वो सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन भी है, तो सीमेंट प्लांट की वहाँ पे बातचीत चल रही है, वो एक संभावना बनती है। दूसरा जो पोखरण पोट्री है जो एक जीआई टैग्ड वस्तु भी है, तो उसका अच्छी संख्या में यदि हम प्रमोशन करें तो वो एक संभावना बनती है। तीसरा सोलर और विंड के में अभी भी काफ़ी स्कोप है, सोलर और विंड एनर्जी के इन्वेस्टमेंट में। चौथा सर नेचुरल गैसेस के सोर्सेज मिले हैं रामगढ़ और तनोट एरिया में, वो एक अच्छा सोर्स हो सकता है। और एग्रीकल्चर में भी हॉर्टिकल्चर और धीरे धीरे बढ़ रहा है अनार और खजूर की खेती, तो ये भी एक संभावना। आप बाड़मेर में कहाँ पोस्टेड है? मैं बाड़मेर के गडरा रोड पंचायत समिति में पोस्टेड। अच्छा, कौन सी ग्राम पंचायत के आप सचिव? मैं सोंदरा। अच्छा, आपने पंचायत सीरीज देखी होगी? जी सर। पंचायत सीरीज में जो सचिव होते हैं वो ग्राम सेवक की जो नौकरी है वो छोड़कर एमएनसी में जाना चाहते हैं, और आप एमएनसी छोड़कर आए हैं और वही प्रशासन और यहाँ आना चाह रहे हैं, तो क्या रीजन है इसके पीछे? सर जैसे मैं आरएएस, मेरा अल्टीमेट जो एम है वो आरएएस है, तो इसी तैयारी के दौरान चूंकि इंटरव्यूज में थोड़ा टाइम भी लग रहा था, तो इसी बीच मेरी ये ज्वाइनिंग आई, तो मुझे लगा कि ग्रामीण स्तर पे कैसे योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया जाता है जहाँ पे जो है ग्राम विकास अधिकारी का दायित्व होता है, तो उससे मुझे प्रशासन के अंतिम छोर को समझने में मदद मिलेगी और जो सरकारी तंत्र काम करता है। और आपने अपनी ग्राम पंचायत में ऐसी क्या नवीन पहलें की जी जो बाकी लोगों के लिए उदाहरण हो सकती है? जी मुख्यतः अभी जैसे मुझे ज्वाइन किए सर 2 से 3 महीने हुए हैं, तो महंगाई राहत कैंप में ड्यूटीज थी। तो महंगाई राहत कैंप के दौरान कई ऐसे लोग थे जो इन चीज़ों से रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहे थे, उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जन आधार कार्ड क्या होता है। तो हमने प्रोएक्टिवली महंगाई राहत शिविर लगने से पहले ही लोगों को रजिस्ट्रेशन शुरू किए और इंश्योर किया कि महंगाई राहत शिविर के दिन ज़्यादा लोड ना रहे। आपको लगता है लोग बातें कर रहे हैं भाई महंगाई राहत कैंप जो है वो एक सरकार का बस अपना चुनावी प्रचार करने का एक एजेंडा है, क्योंकि योजना का लाभ तो वैसे भी दे सकते थे जी। और पहले भी तो योजनाओं के लाभ मिल रहे थे, तो आप मानते हैं ये एक चुनावी एजेंडा है? सर मुझे लगता है कि महंगाई राहत कैंप एक ऐसा अभियान है जिसने पहली बार जनता को इतना कनेक्ट किया है प्रशासन से। जहां जब पंचायत में शिविर होता है तो सारा प्रशासन वहां मौजूद होता है, तो इसमें न सिर्फ इन योजनाओं का फायदा मिल रहा है बल्कि प्रशासन गाँव के संघ के तहत गांव की जो सारी समस्याएं हैं वो सुनने के लिए विधायक साहब, एसडीएम साहब और बाकी सारे अधिकारी उपस्थित होते हैं। तो इसने जनता और प्रशासन के बीच की जो दूरी है उसको पाटने का काम किया है। एक हम शब्द सुनते हैं, स्थान है भामाशाह डेटा हब जी, ये क्या है, कहाँ स्थित है, कब स्थापना हुई इसकी? सर भामाशाह डेटा सेंटर जयपुर में ही स्थित है।
झालाना डोंगरी एरिया में। इसकी स्थापना के शन के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। ये पिछली सरकार के कार्यकाल में इसकी स्थापना हुई थी और यह एक सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर है जिसमें सारे डिपार्टमेंट का डेटा वहाँ पे स्टोर किया जाता है ताकि उसको फर्दर फ्यूचर यूज के लिए काम में लिया जा सके। भारत सरकार अभी डेटा प्रोटेक्शन बिल जो लेके आ रही है, उसमें क्या ऐसे नए प्रावधान है जो आपको लगता है जो जरूरी है और जो काफी महत्वपूर्ण होंगे? जी, डेटा प्रोटेक्शन बिल में सर, जैसे अभी तक हमारे पास कोई डेटा प्रोटेक्शन बिल है नहीं डेटा को संरक्षित करने के लिए, तो उसमें जो प्राइवेट डेटा है उसको उस पे यूजर का अल्टीमेट कंट्रोल प्रदान किया जा रहा है। दूसरा, जो नॉन फ्रेंडली कंट्रीज में डेटा ट्रांसफर करने के लिए भी प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो इस मामलों को डिसाइड करेगी। साथ ही यदि किसी कंपनी से डेटा लीक होता है तो उन पे भी अप टू 250 करोड़ तक का फाइन का प्रावधान है। तो राइट टू प्राइवेसी को इंश्योर करने के लिए डेटा प्रोटेक्शन बिल एक महत्वपूर्ण कदम है। एक शब्द चलता है ग्लोबल साउथ जी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, क्या होता है ग्लोबल साउथ? सर, ग्लोबल साउथ जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें स्थित कंट्रीज को कहा जाता है। इसमें ज्यादातर देश विकासशील या कम विकसित या अल्प विकसित देश है। तो ग्लोबल साउथ क्या में भारत शामिल है इसमें? जी, भारत भी शामिल है ग्लोबल साउथ। भारत तो उत्तरी गोलार्ध में आता है। सर, ये डिवीजन जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के बीच का है। तो नॉर्थ यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज को छोड़ के बाकी कंट्रीज को यूजुअली ग्लोबल साउथ रेफर किया जाता है। क्या रीजन है कि जो पूरे विश्व का ध्यान है या फिर जो अमेरिका है, ये सब नॉर्थ अटलांटिक से बदलकर अब एशिया पैसिफिक की तरफ आ रहे हैं? जी सर। और एशिया पैसिफिक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल बन चुका है। क्या कारण मानते हैं आप इसके पीछे? सर, एशिया पैसिफिक में सबसे बड़ा चैलेंज जो वेस्ट देखता है वो चाइना है। क्योंकि चाइना का एशिया पैसिफिक में कंट्रोल और साउथ चाइना सी में उनकी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसका कंसर्न है वेस्ट कंट्रीज और नेटो कंट्रीज को। तो वो यहाँ की कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप करके, जैसे क्वाड इनिशिएटिव हो गया, तो इनके तहत वो इंश्योर करना चाहते हैं कि चाइना को चेक किया जा सके। तो एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक इसीलिए ज्यादा चर्चा। ये सुपर पावर क्या होता है? हम यूएस के लिए यूज करते हैं और हम ये भी बात करते हैं हो सकता है आने वाले समय में चाइना सुपर पावर होगा। सुपर पावर क्या होता है? ये किस तरीके की पावर की बात की जा रही है? सर, सुपर पावर जो है वो जैसे 91 में रूस का विघटन हुआ, उसके बाद एकमात्र ऐसा बड़ा देश बना जो ग्लोबल डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे यूनाइटेड नेशंस हो या WTO हो या WHO हो, तो इन पे जब और सारी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में जब किसी एक कंट्री का डिसीजन मेकिंग में रोल रहे तो उसी को ही सुपर पावर कहा जाता है। तो इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल रूप से स्ट्रांग जो कंट्रीज है। सर, आपकी हॉबी है मेडिटेशन। जी, योग और मेडिटेशन में क्या डिफरेंस है? सर, पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार जो 8 भाग होते हैं योग के। तो योग एक संपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें मेडिटेशन, आसन, प्राणायाम, समाधि और ये सारे 8 भाग आते हैं। अष्टांगिक योग जिसको हम कहते हैं, मेडिटेशन उसका एक भाग है। ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।